हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल और फिनॉल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, है ना? और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि आपने लास्ट क्लास में यानी लास्ट लेक्चर में, है ना, पार्ट 1 में आपने कवर किया था क्या? आपने कवर किया था सारी प्रिपरेशन मेथड को, है ना? अल्कोहल और फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना? तो इन सारे पॉइंट के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है? कुछ मैकेनिज़्म भी देखा था, है ना? तो आप एक बार उसको नहीं देखा आपने तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है? अब आते हैं भाई फिज़िकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है? अब देखो इसको मैं कैटेगराइज़ कर देता हूँ कुछ-कुछ पॉइंट करके, थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा आपको समझना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट की। अगर स्टेट की बात करें तो देखो जो लोअर, है ना, लोअर आपके क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं। जैसे मान लो कार्बन, एक कार्बन से लेके 11 कार्बन की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं आपके? कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो हायर जाता है आपका, है ना, उसके बाद से जो आपका हायर अल्कोहल होता है वो क्या होता है आपका? सॉलिड होता है। हायर वन जो होते हैं वो सॉलिड में आते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हो गया हमारे स्टेट। इसके बाद से छोटे-छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे डेंसिटी की बात करें, है ना? देखो डेंसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, आप, है ना, मोस्टली किससे डिस्कस करते हो, किससे कंपेयर करते हो? वाटर से कंपेयर करते हो। अगर हम क्योंकि कॉमन लाइफ में जो चीज़ें आपको दिखेंगी उसी से कंपेयर करोगे, है ना? अब एयर से नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड है, तो लिक्विड का ऑब्वियसली क्या होगा? ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर आप वाटर की बात करोगे, है ना, तो जो वाटर होगा आपका, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल जो होगी वो, ध्यान रखना, वो वाटर के कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी। तो डेंसिटी ऑफ, है ना, अल्कोहल इज़ लोअर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये बात समझ आ गई? तो इसको ध्यान रखना। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कह सकते हो। लिक्विड वाले की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड वाले अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वोलेटाइल लिक्विड होता है ना अल्कोहल। मिथेनॉल हो गया, चाहे वो इथेनॉल हो गया, दोनों ही क्या होते हैं? वोलेटाइल, जो ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं। ओके, देखो हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करेंगे, अगर डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी में आप देखोगे कि यहाँ पे, है ना, जो अल्कोहल की डेंसिटी होती है, सॉरी 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 सॉरी, डेंसिटी तो हमने कर लिया, ओहो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस से डेंसिटी डिस्कस कर ली। चलो डेंसिटी तो समझ आ गया, हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो देखो अब तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, है ना, कि अल्कोहल जो है आपका, अभी मैं एग्जांपल्स भी दे दूंगा आपको, है ना, ये सारी चीज़ों के एग्जांपल्स भी दे दूंगा प्रॉपर, तो समझ आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी, ध्यान रखना कि पहली चीज़ तो कुछ कंसेप्ट देख लो। सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना, मोलिकुलर, है ना, मोलिकुलर वेट के जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? मोलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आ गई? मॉलिक्यूलर वेट के ये सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान रखना कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, किस में? वाटर में, ठीक है। मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और एक पॉइंट ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ साइड चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी साइड चेन जितना होगा ना, तो वो ज़्यादा क्या होगा? वहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप आइसोमेरिक, है ना, उनकी बात करोगे तो आइसोमेरिक जो हमारे अल्कोहल होंगे उसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर होगा, है ना। 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। बात समझ आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना, आइसोमर की बात हो रही है ना। तो ये होगा, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करोगे तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपका, यहाँ पे जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ब्यूटेनॉल ले लिया, ब्यूटेनॉल ले लिया, CH3 CH2 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 OH, ब्यूटेनॉल कर लिया। और यहाँ पे हमने अब ब्यूटेनॉल का ही कोई आइसोमर ले लो, तो अगर यहाँ पे ये हमारा 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है, तो अभी मैं ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसे पहले स्ट्रक्चर देख ले रहा हूँ। तो देखो ये आपका ये ब्यूटेनॉल है, और आप 2 डिग्री इसका बनाओ, तो मान लो 2 डिग्री बनाया, तो मान लो 2 ब्यूटेनॉल ले लिया,
CHOH आ गया यहाँ पे, CH2CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके अलावा मान लो इसका 3 डिग्री बनाया हमने, तो 3 डिग्री अगर बनाते हो तो 3 डिग्री में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, CCC CH3, है ना, ये हो गया। बात समझ आ गई। तो ये 3 डिग्री हो गया। देखो, तो सब में चार चार हैं, इनके मोलर मास इक्वल है, आइसोमर है ना। तो अगर बट ऑर्डर की बात करोगे आप कि किसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी सॉलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी इसकी, ज़्यादा 3 डिग्री वाले की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। और वन मोर थिंग कि आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो, है ना, अगर मान लो OH ग्रुप बढ़ जाता है ना, यानी अगर जनरली क्या है, इथेनॉल है और इथेन डाईऑल है ना, इथेन 1,2 डाईऑल है, तो दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा OH ग्रुप होंगे ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो आप एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, डेट इज़ कि जो सॉल्युबिलिटी है आपकी, सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, नंबर ऑफ OH ग्रुप के, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आप ये भी ध्यान रखना। तो एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक, जैसे आपने यहाँ पे CH3CH2CH2OH, ये आपने प्रोपेनॉल लिया, और ऐसे आपने क्या ले लिया, CH3CHOH और CH2OH ले लिया। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। और ऐसे आपने मान लो तीनों ही ले लिया, ट्राईऑल ले लिया, तो CH2CH CH2OH लगा दो सब में। तो अभी आपको, है ना, यू कैन से वेरी क्लियरली कि देर इज मोर, है ना, OH ग्रुप, तो मोर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये बात समझ आ गई ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप बस ध्यान रखोगे तो चीज़ें अपने आप क्या होंगी, है ना, क्लियर रहेंगी, बट चीज़ों को ध्यान रखोगे तब। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। ऐसे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में अब ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगेन मोलिकुलर वेट के। ठीक है, सॉलिबिलिटी उल्टा था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट के, मतलब मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, वॉन्डर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, है ना। तो वैसे वैसे क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी हायर अल्कोहल होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हायर होंगे, क्योंकि वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। मैंने शुरू में स्टेट के बारे में आपको बताया था। अगेन नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा ना, अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा, तो उस केस में भी क्या होगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप के भी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी बॉइलिंग पॉइंट का आपको पता है, साइड चेन के, है ना, नंबर ऑफ साइड चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ साइड चेन के, साइड चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, है ना, जिसको आप ध्यान रखोगे तो याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और भी फर्दर देखो, अगर आप अल्कोहल की कंपैरिजन करोगे किससे, अल्कोहल की अगर कंपैरिजन करते हो आप जनरल हाइड्रोकार्बन से, है ना, वो है जनरल हाइड्रोकार्बन जिनके, है ना, कंपेरेबल मोलिकुलर मास हो। कंपेरेबल मतलब समझते हो ना, कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो। प्रोपेन और पेंटेन की बात नहीं करनी है आपको, है ना। प्रोपेन और मतलब आप इथेनॉल की बात करो, डेकेन या इथेनॉल की बात करो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो कंपेरेबल मोलिकुलर मास अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो ध्यान रखना आप कि अल्कोहल का ज़्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, है ना, हेलो एल्केन से, है ना। तो इन सब से क्या होगा, अल्कोहल का ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं एक ऑर्डर लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पे, ध्यान रखना कि अल्कोहल का जो होता है ना, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से ज़्यादा होगा, हेलो एल्कीन से भी ज़्यादा, हेलो एरीन से भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे हो गए जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन,
ठीक है, और आप ऐसे लिख लो, ईथर हो गया, अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, अल्कोहल का सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का कीटोन और एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो चीज़ मैं जब नेक्स्ट चैप्टर आपसे आपको स्टार्ट करूँगा तो बताऊँगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, मैं 3 स्टेप में आपको बता देता हूँ। 3 तरीके से केमिकल, है ना, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं अल्कोहल की। पहला जो है वो है हमारा रिएक्शन, ड्यू टू एसिडिक, है ना, एसिडिक मतलब अल्कोहल होने की वजह से। एसिडिक में क्या होगा आपका कि यहाँ पे ओ एच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, है ना, ओ एच बॉन्ड जो होगा ये क्लीव होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे जो भी रिएक्शंस होंगी उस बिहेवियर को देखेंगे। दूसरा है आपका क्या है कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ आर ओ एच, है ना, आर ओ एच बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड के बेसिस क्लीवेज पे हम क्या करेंगे, हम रिएक्शंस को समझेंगे। और थर्ड है हमारा कि अल्कोहल ग्रुप की वजह से कौन कौन से और फर्दर रिएक्शन दे सकते हैं, है ना, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो इसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शन देता है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखना। अब देखो, अब वन बाय वन हम आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच। तो इसकी वजह से जो भी रिएक्शन होंगे उनको देखेंगे। देखो एसिडिक है तो सबसे पहले एसिडिक मतलब एच बॉन्ड, एच निकल रहा है, एच निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। बात समझ आ रही है? तो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, तो देखते हैं भाई एसिडिक कैरेक्टर को कैसे शो करेगा। देखो, अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की अगर आप बात करोगे, है ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो जैसे मान लो CH3OH है आपका, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो CH3OH है, ठीक है, CH3OH है, CH3CH2OH है, ठीक है, CH3 ये OH है ना, ऐसे है। और मान लो यहाँ पे टर्सरी ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे ये है। अगर मैं इसमें एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करूँ कि ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान रखना कि जैसे जैसे 3 डिग्री होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, कम होता जाएगा। रीज़न क्या होता है, देखो रीज़न को समझते हैं थोड़ा सा। होता क्या है कि रीज़न आप ध्यान रखो, देखो भाई, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा ना, एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा ना जैसे जैसे, पोलैरिटी ऑफ OH bond decreases, OH bond decrease, and polarity of CO bond increases, यानी OH रिलीज करने लगेगा, वो कार्बोकेटाइन बनाने लगेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आप ऐसे सोचो, है ना, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अगर आप ऐसे समझोगे इस चीज़ को, तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं भाई, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं। तो अब जैसे मान लो ये तो 1 डिग्री था आपका, ये भी 1 डिग्री था, है ना, ये भी 1 डिग्री था। अब यहाँ पे दो दो यहाँ पे हो गया, तो देखो इसकी पोलैरिटी बढ़ने लगेगी, इसकी पोलैरिटी बढ़ने लगेगी, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी बढ़ने लगेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एच ना रिलीज करके वो ओ एच ही रिलीज करने लगेगा, है ना। तो अब एच जब रिलीज नहीं करेगा तो एसिटिक, है ना, जो करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और रिएक्टिविटी ध्यान रखना, ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। और जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, है ना। रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर की बात करोगे ना, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑर्डर रिवर्स होगी, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें हम, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की अगर आप बात करोगे, तो ध्यान रखना कि 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड ये 1 डिग्री, समझ आ गई बात। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका उल्टा होगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो, सिंस ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो क्या होगा, मेटल से बेस से रिएक्शन भी करेगा, है ना। तो देखो, मेटल से बेस से रिएक्शन भी करेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर वाटर से कंपेयर करोगे ना, वाटर से कुछ कंपेरेबल पॉइंट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, कुछ कंपेरेबल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, उसमें भी ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। वाटर से ध्यान रखना, वाटर से लेस वो होगा, ठीक है। वाटर विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू, है ना। मतलब आप समझ रहे हो, वाटर न्यूट्रल है, यानी स्लाइटली ये कैसा होगा, ये बेसिक करेक्टर में जाएगा। बट एच देने की कैपेसिटी जो होगी वो क्या होती है, वाटर के कंपेरेटिवली कम होगी। बात समझ आ गई, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। देखो, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो एल्कीन से, अगर कोई एल्कीन या एल्काइन से कंपेयर करोगे, मान लो एल्काइन से कंपेयर करोगे, तो एल्काइन क्या होगा, और भी कम होगा, ठीक है। और अमोनिया ये होगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। चलो देखो, अब हम रिएक्शन देखेंगे। अब देखो, एसिड है तो एसिड क्या करेगा, मेटल के, अब देखो सारे मेटल के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता, बट कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करता है ये, है ना। इसकी रिएक्शन अगर आप क्या करते हो, रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम से कराते हो, पोटेशियम से कराते हो, तो ये क्या बना लेता है, देखो सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है। हाइड्रोजन निकाल देगा, हाइड्रोजन एज अ गैसेस फॉर्म में निकालता है ये, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो, ये इजी पार्ट है ना। ये क्या करेगा, जैसे जो एसिड होते हैं, एसिड में मेटल डालते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वैसे यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। तो इजी है ये पॉइंट, हाँ। ऐसे ही आप फर्दर रिएक्शन कराते रहोगे तो ये ईथर भी फॉर्मेशन करता है ना, ईथर फॉर्मेशन भी करता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे आप इसकी भी रिएक्शन करा सकते हो, फिनॉल की भी रिएक्शन करा सकते हो। ऐसे ही फिनॉल की भी रिएक्शन कराओगे तो ये भी क्या होगा, सेम मैनर में रिएक्शन देगा, सेम मैनर में रिएक्शन देगा। ये भी ONA के साथ ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो ये इजी पॉइंट्स हैं, है ना। आप बेस से करा दो रिएक्शन, है ना, बेस से रिएक्शन करा दो, तो बेस से रिएक्शन कराओगे तो आपका यहाँ पे मान लो NaOH से रिएक्शन करा दो, ये क्या बन लेगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ONA आ जाएगा यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे वाटर बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शंस को दिखा सकते हो। तो ईजी है ना। अब जरूरी नहीं कि सोडियम से ही रिएक्शन दिखाओ, हाँ, सोडियम के अलावा भी आप इनके रिएक्शंस दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, सोडियम के अलावा अगर रिएक्शंस को आप दिखाओगे तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दिखा सकते हो, है ना। बात समझ आ रही है ना। तो इसको ध्यान रखना भाई। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो, फर्दर हम समझते हैं ज़रा। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है ना अल्कोहल में। अब हम अल्कोहल वर्सेस फिनॉल देखेंगे, है ना, कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल में, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, ठीक है। अल्कोहल वर्सेस फिनॉल की बात करते हैं। देखो, इसमें ध्यान रखना आप कि जब भी कंपेयर करते हो आप, है ना, तो आप ध्यान रखना कि जैसे फिनॉल है आपका, यहाँ पे फिनॉल हमने लिया, अगर मान लो ये ऐसे इस तरीके से H दे देता है,
H देने के बाद से क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल क्या बनाएगा भाई, RO नेगेटिव बनाएगा, है ना। स्टेबल कौन सा है, दिस वन इज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और ये क्या आपका एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आयन है ना, एल्कोक्साइड आयन। तो ये फिनॉक्साइड हो गया, ये एल्कोक्साइड आ गया। तो अभी एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में आपको ध्यान रखना है कि स्टेबल कौन है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके, एसिड जब भी प्रोटॉन देगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। समझ आ गई बात। तो कॉन्जुगेट बेस का अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो स्टेबल होना जरूरी है। तो दोनों में कौन सा स्टेबल होगा भाई, देखो आर जो है आपका यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, आर आर जो है आपका अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये निगेटिव है ओ पे, और ये और भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो ये अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होता है ना। तो फिनॉल अगर देखोगे तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ पे इसको देकर रेजोनेंस में टेक पार्ट करवा देगा। और फिनॉक्साइड आयन की अगर आप बात करते हो तो फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को ये क्या करेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। तो अपने लोन पेयर को इसको दे देगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपको, इस तरीके से रेजोनेंस चलता रहेगा। देखो दे दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दे देगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और आपका यहाँ पे ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया और ये मूव करता रहेगा। ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन होता रहेगा इसमें, और कॉन्जुगेशन होता रहेगा ऐसे ही साइमल्टेनियसली, है ना। और ये जैसे यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, तो ऐसे कंप्लीट कॉन्जुगेशन आप दिखा सकते हो, किस तरीके से अपने आप को कॉन्जुगेट करके क्या करता है, ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो अभी आपको एक चीज़ आइडिया हो गया होगा कि फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा ही क्या होगा आपका, एसिडिक होगा, है ना। फिनॉल जो होगा आपका ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी, है ना। तो बहुत सारी रीज़न है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये है ना, ये कॉन्जुगेट बेस का स्टेबल होना, है ना, एक तो ये हो गया हमारा। बाकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से और ढेर सारे पॉइंट्स, ठीक है। मतलब एक दो पॉइंट है ना, इनफ है आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो बस हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन। इस तरीके से चार पांच आप इस तरीके से बना सकते हो इसके, है ना, रेजोनेंस। और ये ऑर्थोपैरा पोजीशन पे क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, फिनॉल ग्रुप जो है या फिनॉक्साइड है वो क्या कर रहा है, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज भी कर दे रहा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फिनॉल क्या होगा आपका, फाइनली आपको क्या पता चला, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखो ऐसे ही अगर हम बात करें फिनॉल में, अगर फिनॉल में आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो, है ना, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हो फिनॉल में, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं नाइट्रो ग्रुप, है ना, नाइट्रो ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका नाइट्रो ग्रुप, ये फिनॉल है आपका, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हमने ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। नॉर्मल फिनॉल की बात कर लेते हैं, नॉर्मल फिनॉल, OH, और यहाँ पे NO2 आ गया। मेटा भी लिख लिख ले रहा हूँ मैं, मेटा भी लिख ले रहा हूँ, मेटा हो गया ये। और मान लो आपका एक हो गया लास्ट वन, पैरा। अब एज यू नो कि जो अल्कोहल है ग्रुप है आपका यहाँ पे, फिनॉल जो है यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन, क्योंकि OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पे कि ऑर्थो मेटा और पैरा में और फिनॉल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, है ना, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मैं इनको वो पॉइंट दे दे रहा हूँ, 1 2 3 कर दे रहा हूँ। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया।
अगर मैं एसिडिक ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होंगे तो अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे, यानी ऑर्थो पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो ऑर्थो पैरा में भी स्टेबल कौन सा होता है, पैरा होता है। तो पैरा क्या होगा, यानी फोर्थ नंबर जो होगा यहाँ पे, आप ऐसे कह सकते हो फोर्थ नंबर जो होगा वो ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड नंबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद से आएगा मेटा, इसके बाद से क्या आएगा आपका मेटा, यानी मेटा मतलब थर्ड हो गया, और सबसे उसके बाद में आएगा आपका फिनॉल, यानी वन, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है ना, एसिडिक ऑर्डर, है ना एसिडिक। तो फोर्थ वाला जो होगा यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो बात समझ आ गई होगी आपको इस तरीके से, है ना। तो इसको ध्यान रखना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने, ठीक है। अब देखो अब हम आगे फर्दर रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहला तो आपने एक रिएक्शन देख लिया जो कि ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज के बेसिस पे था, वो था आपका एसिडिक करेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है, वो है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है भाई, एस्टरिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को ही हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ये होता क्या है, कभी भी ध्यान रखना, है ना, when alcohol when alcohol reacts with when alcohol reacts with when alcohol reacts with एसिड और एसिड डेरिवेटिव, ध्यान रखना आपको कि कभी भी अल्कोहल एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा वो हमेशा ईस्टर बनाएगा, एसिड और एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स फॉर्म ईस्टर, क्या बनाएगा, ईस्टर, ठीक है। ईस्टर क्या होता है भाई, RCOOR डैश को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। चलो अब हम देखते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई सा भी अल्कोहल रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रिएक्शन। देखो जैसे आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया, है ना, अल्कोहल लिया, ROH ले लिया, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, इसकी रिएक्शन RCOOH से कराते हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको आपको आपको समझने के लिए थोड़ा सा रिवर्स करके लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। HO, है ना, COR, ये है देखो, ये एसिड है ना, ये एसिड है। इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना। ये देखो ये R है और ये OH है। अभी बात समझ आ गई ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपका कि वाटर बाहर आ जाता है ना, वाटर बाहर आ जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो उसके प्रेजेंस में होते हैं। आप देखोगे ना ऐसे, ये पार्ट बाहर आ रहा है, ये पार्ट क्या आ रहा है आपका, बाहर आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट बाहर आ रहा है और इसकी वजह से क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ पे ईस्टर। आप एज इट इज़ बॉन्ड को अटैच कर दो, R' O, फिर COR, बन गया, ईस्टर बन गया कि नहीं बन गया, और वाटर आपका बाहर आ गया, ठीक है। अगर आप आर की जगह कोई भी एरोमेटिक अल्कोहल लेते हो, है ना, जैसे आपने फिनॉल ले लिया, तो फिनॉल अगर लेते हो आप, है ना, मान लो फिनॉल ले लेते हो, ऐसे फिनॉल ले लोगे, तो फिनॉल भी क्या करेगा, ऐसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेगा, ऐसे ही बनाएगा OH। अगेन यहाँ से देखो, अगेन यहाँ से देखोगे तो यहाँ से H हो जाएगा बाहर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से OH बाहर, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करके इस तरीके से OCOR बना लेंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीज़ ध्यान रखना है ऐसे ही। अब ये तो एसिड के साथ था, कोई एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लो एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, क्या ले लिया आपने, एसिड एनहाइड्राइड लिया। तो आपने क्या किया, ROH लिया इस तरीके से,
आर डैश ओ एच, ये आर डैश लगा लो या सेम आर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मतलब क्या होता है कि अब तो ये जनरल होता है कि आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, CH3CO, CO और CH3। चाहो तो इसकी जगह भी आप आर ले लो, जनरल रिएक्शन पढ़ा तो इसकी जगह भी आर ले लो आप, आर ले लिया। ठीक है, अब ये भी एज एज इट इज़ होती है। ठीक है, अब देखो, या तो बॉन्ड जो है यहाँ पे, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये एच बाहर आएगा, एच पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आएगा। तो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आएगा तो ये ऑक्सीजन से अटैच होगा डायरेक्टली। ये कहाँ से अटैच होगा, ये इस ऑक्सीजन से अटैच होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये ध्यान रखना। तो इस ऑक्सीजन से जैसे अटैच होगा तो देखो, ये पूरा पूरा पोर्शन जो है, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है आपका एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, एक पार्ट एसिड में जाएगा। देखो आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा मैं इजी कर रहा हूँ। ये पार्ट जो है आपका, देखो ये पार्ट है आपका जो ये ईस्टर बनाएगा, है ना। बाकी जो पार्ट है वो क्या बनाएगा आपका, एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड। देखो यहाँ पे ये बन गया आपका R-O CO। तो आर आगे पीछे लिख लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि RCOOR- में लिख दूँ या, है ना, और करके लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। RCOOR- भी लिख सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज़ें कहाँ पे अटैच हो रही हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पेशेंस से समझो, है ना। एक बार पेशेंस से समझ लिया ना तो रिटेंटिविटी बढ़ती है ना। पेशेंस से नहीं समझोगे, जल्दीबाजी में समझोगे, तो रिटेंटिविटी जो होगी, मतलब आप चीज़ों को भूल जाओगे जल्दी, है ना। कहने का मतलब ये है। तो पेशेंस से और ध्यान से देख के समझो। ठीक है, जितनी चीज़ें ध्यान से समझे रहोगे आप, कोई भी चीज़ हो, है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, यहाँ पे तो और भी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो देखो, ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन, है ना। तो आपने अल्कोहल की रिएक्शन एक बार एसिड से कराई और दूसरी बार किससे कराई, एसिड एनहाइड्राइड से कराई। तो दोनों केस में आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ईस्टर बन रहा है। ये पार्ट जो है आपका ईस्टर का है। देखो, ये पार्ट जो है आपका ईस्टर का है, ये पार्ट, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बात समझ आ गई। एसाइल हैलाइड ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं, एसाइल हैलाइड लेते हैं। जैसे मान लो आप एसाइल हैलाइड लेते हो, R-OH। आप यहाँ पे R डैश की जगह एरोमेटिक भी ले सकते हो अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने R डैश, है ना, ये ले लिया, R-COCl ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तो H ही जाएगा, यहाँ से तो H ही जाएगा, यहाँ से Cl बाहर आ जाएगा, यहाँ से Cl बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R-O। अब CO, है ना, उल्टा करके जोड़ना है यहाँ पे, पता चले आप आर से ही जोड़ दिया सीधा सीधा, है ना, ऐसा नहीं है। इसको यहाँ से नहीं जोड़ना है, इसको यहाँ से जोड़ना है। बात समझ आ गई ना, इसको ध्यान रखना भाई, है ना। इसको कार्बन से जोड़ के चलना है। बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मतलब कन्फ्यूज़न आप क्रिएट करते हो, ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये चीज़ हो गई, है ना। तो इसको ध्यान रखना, इस तरीके से इस रिएक्शन को भी आप समझ सकते हो। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन। ठीक है, देखो एस्टरिफिकेशन पे बेस्ड एक आपका क्या है कि कंपाउंड भी फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे HCl बाहर आ रहा है, HCl बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पायरिडीन यूज़ करते हैं, है ना, पायरिडीन यूज़ करते हैं। बेस होता है पायरिडीन, क्या होता है आपका, पायरिडीन बेस होता है। पैराडिन क्यों यूज़ करते हैं, ये HCl जो बनता है ना, रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकता है। ये HCl को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि इक्विलिब्रियम फिर हो जाएगा, फिर शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। ओके, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, है ना, फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरिन फॉर्मेशन, एस्पिरिन फॉर्मेशन। देखो भाई, समझते हैं इसको ज़रा। देखो आप क्या करते हो, सैलिसाइलिक एसिड लेते हो। आप क्या लेते हो, सैलिसाइलिक एसिड लेते हो। सैलिक एसिड क्या होता है, एडजेसेंट ग्रुप पे, एडजेसेंट पोजीशन पे एसिड ग्रुप और OH का होना, है ना। आप ऐसा नहीं, जैसे मैंने ऐसे लिखा है तो आप ऐसे ही लिखो, ज़रूरी नहीं है। पता चले आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख दिया हो OH और यहाँ पे COH,
बात एक ही है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, बात एक ही है। तो देखो भाई, तो अब यहाँ पे क्या करते हो, जैसे मान लो ये सैलिसाइलिक एसिड, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा भाई, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, अगर इसके यूपीएससी नाम की बात करोगे तो, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आप ऐसे लिख सकते हो, और 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वैसे कॉमन नेम है ना, ज़्यादा इसके फेमस है, तो कॉमन नेम आप ज़रूर ध्यान रखोगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसका क्या करते हो, आप एस्टरिफिकेशन करा देते हो, है ना, आप क्या करते हो, एस्टरिफिकेशन करा देते हो, आप एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा देते हो, ये होता है आपका, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से जो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप H प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हो। वैसे क्या होता है, अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन, अब एसिड का तो नहीं होगा, है ना, एसिड एसिड डेरिवेटिव से ऐसे रिएक्शन नहीं करेंगे, OH का ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, ये OH जो है आपका, OH से H बाहर आ जाएगा, OH से क्या हो जाएगा आपका, H बाहर आ जाएगा, और वहाँ से क्या जुड़ जाएगा भाई, देखो वहाँ से जुड़ जाएगा आपका, देखो H बाहर आ गया, और वहाँ से जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे CH3CO। CH3CO जैसे जुड़ेगा वैसे क्या बन जाएगा यहाँ पे, OCOCH3, देखो COCH3 जुड़ गया, H बाहर आ गया, H एसिड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन, इसी को क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ये क्या होता है, ये एनाल्जेसिक होता है ना, पेन किलर में, है ना, पेन किलर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, जो यूज़ होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो ये आपका, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, है ना, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है ना, एंटी पैरेटिक होता है, एंटी पैरेटिक मतलब बुखार वगैरह, है ना, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट, एस्ट्रिफिकेशन और हमने एसिडिक बिहेवियर को देखा, किसके बेसिस पे देखा, है ना, इसको देखा हमने एच बॉन्ड के सी नहीं, ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज पे देखा, किसके बॉन्ड पे क्लीवेज देखा, है ना, ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज पे देखा। अब हम देखेंगे CO बॉन्ड के क्लीवेज पे बेस्ड, है ना, रिएक्शंस को समझते हैं। चलो देखो भाई, रिएक्शंस based on based on CO bond cleavage, ठीक है। तो इसको समझते हैं ज़रा, ठीक है। देखो भाई, अब ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, आपने केनो हेलोरिन का जो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया, उसमें अल्कोहल से प्रिपेयर जब किया है अल्काइल हैलाइड्स को, है ना, तो वो चीज़, ठीक है। अब देखो ज़रा, ROH से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं भाई, याद आ रहा है, आप ROH की रिएक्शन HX से कराओगे, किसे कराओगे, फॉस्फोरस हैलाइड से कराओगे, फॉस्फोरस हैलाइड से कराओगे तो क्या बनेगा भाई, PCl3 से करा सकते हो, PCl5 से करा सकते हो, है ना, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी रिएक्शन है, आप इसके अलावा आप यहाँ पे NaX और H2SO4 के मिक्सचर से भी कराओगे, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मिक्सचर है ना, ये ध्यान रखना कि ये दोनों मिक्सचर क्या करते हैं, इनके मिक्सचर से HX ही निकलता है, क्या निकलता है, HX। तो HX निकलेगा, और ये HX इसके जैसे ऊपर वाले में रिएक्शन दे रहा है वैसे देगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, थायोनिल क्लोराइड से आपने रिएक्शन कराई है, आपने थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई है, तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना, दे आर वेरी इजी। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे RX बना सकते हो, यहाँ पे भी RCl बन गया, RCl बन गया, है ना, यहाँ पे भी क्या बन गया आपका, RCl बन गया, है ना, तो RX बन जाएगा, यहाँ पे आपने एक्स मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पे RCl बन गया। बात समझ आओगी कि नहीं, तो ये सारे OH पार्ट बाहर आ रहा है, OH पार्ट बाहर आ रहा है, देखो, ठीक है ना। आगे इनके बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो, बाई प्रोडक्ट जैसे PCl3 और PCl5 का जरूर याद रखना, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोडियम का वो बनेगा,
NaHSO4, ठीक है, और H2। तो बात समझ आ गई, तो उसको ध्यान रखना। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस बनती है, दोनों गैसेस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्लियर है। तो देखो इजी है ना, बात समझ आ गई, तो उसको ध्यान रखना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे एक टेस्ट भी हम पढ़ते हैं, जो पहली वाली रिएक्शन है ना, पहली वाली रिएक्शन यहाँ पे जिंक क्लोराइड का, जिंक है ना, ZnX2 का मिक्सचर भी लेते हो है ना, स्पेशली देखो जिंक क्लोराइड का मिक्सचर भी लेते हो है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लूकस टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, लूकस टेस्ट, लूकस टेस्ट बोलते हैं। देखो लूकस टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो लूकस रिएजेंट के बारे में देखो, लूकस रिएजेंट के बारे में देखो। लूकस रिएजेंट क्या होता है भाई, HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लूकस रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लूकस रिएजेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है कि ये अल्कोहल से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये अल्कोहल से, जब भी आप इसमें अल्कोहल को डालते हो है ना, आप अल्कोहल को डालते हो तो क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा। अगर आपका अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री है, आपने क्या किया, अल्कोहल आपका 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं करता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अल्कोहल्स है ना, अल्कोहल आर सॉल्युबल इन, एक पॉइंट ध्यान रखना आप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कोहल्स आर soluble soluble in Lucas reagent, Lucas सोल्यूशन कह लो, रिएजेंट कह लो। तो लूकस रिएजेंट में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल, ठीक है, बट एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट, देयर एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट, एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट। बात समझ आ गई। तो देखो, तो अभी अल्कोहल डालोगे तो सॉल्युबल होगा है ना, बट जैसे ही क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, RCl में कन्वर्ट होगा। जैसे RCl में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, तुरंत ही क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा है ना, प्रेसिपिटेशन होगा। और है ना, सॉल्युबल थिंग में इनसॉल्युबल सब्सटेंस जैसे बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा, टर्बिडिटी क्रिएट होगी है ना। तो जनरली ध्यान रखना कि 1 डिग्री जो 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं है ना, 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये लूकस रिएजेंट से क्या करते हैं, लूकस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर है ना, नो रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। तो रिएक्शन नहीं होगी तो टर्बिडिटी आपको दिखेगी नहीं। अगर 2 डिग्री की बात करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करोगे, तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन कुछ देर बाद होता है ना। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब समझाया ना मैंने, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा टर्बिडिटी, क्योंकि इनसॉल्युबल एल्काइल हैलाइड के होने की वजह से। टर्बिडिटी अपीयर्स, अपीयर्स आफ्टर है ना 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, समझ आ गई। और 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा है ना, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो क्या करेगा है ना, एज सुन एज आप डालोगे उसमें है ना, तुरंत टर्बिडिटी क्रिएट करेगा ना, टर्बिडिटी अपीयर्स, अपीयर्स वेरी फास्ट है ना, ठीक है, वेरी फास्ट। तो तुरंत ही क्या होता है कि अब होता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि कोई भी 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री है अल्कोहल है, तो उसको लूकस रिएजेंट में डाल के आप टेस्ट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर लोगे, अगर तुरंत टर्बिडिटी मिल जाती है आप जान जाओगे यहाँ पे क्या है, ये अल्कोहल 3 डिग्री का है। अगर वो क्या है, वहाँ पे टर्बिडिटी कुछ 5 to 10 मिनट बाद हो रही है, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो 2 डिग्री है, और रिएक्शन नहीं हो रही है, सॉल्युबल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, तो उस केस में वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है ना। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो उसको ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान। अब ये सारी कुछ रिएक्शन जो आपने OH वाले पे देखा, वो आपने हेलोएल्केन एंड हेलोरीन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चलो, तो बाकी कुछ बची रिएक्शंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कवर कर लेना। चलो, ओके, थैंक यू।